नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आपका है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आज हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का किस क्रम से भारत में आगमन हुआ, साथ ही साथ इनसे क्या संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में कुछ जो पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यूरोपीय कंपनियों की अगर हम दोस्तों बात करें तो प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच में क्या होता था, व्यापारिक संबंध। ठीक है, और ये संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था, जिनमें से दो मार्ग प्रमुख थे। एक था आपका फारस की खाड़ी और दूसरा था लाल सागर। जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, उस मार्ग से होते हुए क्या होता था कि समुद्र के रास्ते से इराक, ईरान, तुर्की जैसे देशों में व्यापार होता था। इसके बाद में वेनिस और जिनेवा में भी व्यापार होता था। ठीक है, ये मार्ग कहाँ का था, तो ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग था। लाल सागर से व्यापार जो होता था वो मिस्र के सिकंदरिया तक व्यापार होता था। वेनिस और जिनेवा में भी लाल सागर से व्यापार होता था। ठीक है, ये दो मार्ग प्रमुख थे यूरोपीय कंपनियों के, जिनसे कि हमारा पश्चिमी देशों में व्यापार होता था। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों मार्गों में फारस की खाड़ी का जो मार्ग था वो ज़्यादा प्रचलित था। क्यों प्रचलित था? क्योंकि जो लाल सागर वाला मार्ग था, यहाँ पर कोहरा धुआंसा अत्यधिक रहता था, जिस वजह से जो जहाजी बेड़े थे उनके आवागमन में असुविधा होती थी। इसलिए जो व्यापार होता था वो अधिकांश व्यापार आपका फारस की खाड़ी से होता था। इसके बाद में क्या हुआ कि 1493 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया का मतलब है आज का तुर्की। अब जब यहाँ पर अधिकार हो गया तो पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग पर भी तुर्कों का अधिकार हो गया। उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब पूर्वी देशों के साथ में पश्चिमी देशों का व्यापार नहीं हो सका तो क्या हुआ कि कुछ जो नाविक थे उन्होंने क्या किया कि भौगोलिक मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया। समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों में व्यापार हो सके, पूर्वी देशों में व्यापार हो सके, उसके लिए उन्होंने अन्य मार्ग को खोजने की योजना बनाई। इसके बाद में क्या हुआ कि पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। यानी भौगोलिक खोजों का युग का मतलब है कि उन्होंने अन्य समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगाल का एक नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोमेडियास, जिसने 1487 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरीप, यानी जिसे हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसकी खोज की और इसका नाम क्या रखा, तूफानी अंतरीप इसका नाम रखा। ठीक है, ये तो था आपका समझने का टॉपिक। आपने समझा कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आना स्टार्ट हुआ, कि जब कुस्तुनतुनिया वाला मार्ग बंद हो गया तो उन्हें एक अन्य समुद्री मार्ग की जरूरत पड़ी, और उस समुद्री मार्ग की खोज में कौन कौन से विदेशी यात्री थे जो भारत आए, उनके विषय में हम आगे देखेंगे। अब हम जो देखेंगे वो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे, ताकि जो आपकी समझ है वो अच्छे से विकसित हो सके। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो 1494 में अमेरिका की खोज करने वाला जो कोलंबस था वो कहाँ का निवासी था, ये आपसे पूछा गया है। तो वो स्पेन का निवासी था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी स्पेन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों, जो वास्को डी गामा था वो 20 मई 1498 को भारत आया था। कहीं कहीं 17 मई भी दिया जाता है, लेकिन वो 20 मई को भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 20 मई 1498। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ में भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे? कौन सा बंदरगाह था जिसके साथ में पश्चिमी देशों का व्यापार होता था? तो पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो होता था आपका मालाबार का तट, जो कालीकट एवं कोचीन, यहाँ से भी होता था।
गुजरात का जो बंदरगाह सूरत था, भड़ौच और कैम्बे था, यहाँ से भी होता था। तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। बोथ ऑफ द एबव राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल की किस शासक को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई थी? पुर्तगाल के किस शासक को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पुर्तगाली शासक था मैनुअल प्रथम, इसे वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो जब 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया, इसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर यहाँ से जो वो माल ले गया, उसमें यात्रा व्यय निकालने के बाद में भी उसे 60 गुना लाभ मिला था। ठीक है, जब उसे 60 गुना लाभ मिला तो इस तरह क्या हुआ कि जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी, वो यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई, क्योंकि वास्को डी गामा एक आइडल बन गया और उसी के जरिए और लोग भी व्यापार करने आते रहे। जब आए तो उसके लिए उन्हें बहुत लाभ हुआ। लाभ होने के बाद में जब वहाँ का शासक था तो उसे वाणिज्य के प्रधान की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, तो मैनुअल प्रथम जो था उसे वाणिज्य के प्रधान की उपाधि मिली थी। मैनुअल फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 1500 में जब 1498 में वास्को डी गामा आया और वो अपने साथ जो माल ले गया, उसके बाद में उसे 60 गुना लाभ मिला भाड़ा निकाल के। तो जब इसके बाद में वहाँ के लोग प्रोत्साहित हुए कि हमें भी व्यापार के लिए जाना चाहिए, तो जब द्वितीय अभियान हुआ, पुर्तगाली द्वितीय अभियान हुआ, यानी पुर्तगाल से जब दूसरी बार वहाँ के लोग आए 1500 में, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो उसका नेतृत्व पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था। ठीक है, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत का जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो था वो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोचीन का दुर्गीकरण कर उसे अपना मुख्यालय किसने बनाया था? तो कोचीन का दुर्गीकरण करके उसे अपना मुख्यालय जो बनाया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने बनाया था। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किसने चलाई थी? तो ये भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही चलाई थी। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। ये द्वितीय गवर्नर था, कहाँ का? पुर्तगाली द्वितीय गवर्नर था जो भारत में बनाया गया, और इसका जो कार्यकाल रहा वो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा, और 1505 से 1509 तक का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है फ्रांसिसो डी अल्मीडा का। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल भी आप याद रखिएगा, और इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। और इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाए रखा था। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को कब जीता था? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिलशाही, उनसे गोवा जीता था कब? 1510 ईस्वी में। विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ जब बीजापुर को जीत लिया गया, उसके बाद में क्या हुआ कि पुर्तगाली राज्य जो था उसकी क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार होने लगा। इसके बाद में 1511 में क्या हुआ था? 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण जो मंडी थी मलक्का, उस पर नियंत्रण कर लिया गया था। अभी हम आगे देखेंगे कि मलक्का पर आगे चल के पुर्तगालियों ने से जीतकर अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन 1511 में मलक्का पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, याद रखिएगा। और 1515 में क्या हुआ था कि 1515 में फारस की खाड़ी में जो हारमुज क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये आपको बताना है। तो ये लगाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसने अपने ही क्षेत्र में लगाया था, पूरे भारत की बात यहाँ नहीं हो रही है। इसने अपने ही क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा पुर्तगाली था जो मुस्लिमों को बहुत तंग करता था। याद रखिएगा, ये मुस्लिमों को बहुत तंग करता था। आगे बढ़ते हैं। 1530 में मुख्यालय कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित किया था? 1530 में जो कोचीन से मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो नीनो डी कुन्हा के द्वारा किया गया था। विकल्प सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से गोवा को अपनी राजधानी या कहा जाए कि मुख्यालय को स्थानांतरित किया था। ठीक है, नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने दीव पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने दीव पर अपना अधिकार कब किया था? 1535 में किया था। दोस्तों 1534 में बेसिन क्षेत्र में भी पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम 1559 की बात करें तो 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों ने। 1559 में दमन पर कर लिया था, 1535 में दीव पर कर लिया था। और अगर 1538 की बात करी जाए तो 1538 में क्या हुआ था कि अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग पर डचों ने कब अधिकार कर लिया था? अभी आपने पढ़ा कि मलक्का दुर्ग पर पुर्तगाली का अधिकार हो गया, लेकिन इस दुर्ग पर डचों ने कब अधिकार कर लिया था? तो ये 1641 में कर लिया था। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरत के निकट स्वाली के समुद्री तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर कब विजय प्राप्त की थी? कब विजय प्राप्त की थी ये बताना है आपको। तो ये विजय प्राप्त की गई थी 1612 में। ठीक है, याद रखिएगा। 1628 में क्या हुआ था कि 1628 में फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने हारमुज पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कहाँ पर? हारमुज पर। इसके पहले हमने देखा कि पुर्तगालियों ने कब हारमुज को अपने कब्जे में किया था, लेकिन 1628 में अंग्रेजों ने हारमुज पर कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। इसके बाद में 1632 की अगर हम बात करें तो 1632 में हुगली पर कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? तो ये कासिम शाह ने कर लिया था। ठीक है, हुगली पर। इसके बाद में अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगालियों के बाद भारत में प्रवेश करने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगालियों के बाद में भारत में कौन से यूरोपियों ने प्रवेश किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो उस पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं, और इसके बाद में अंग्रेज आते हैं, इसके बाद में डेनिस आते हैं, और फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डच हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। 1602 में डचों ने किस व्यापारिक संस्था की स्थापना की थी? 1602 में डचों ने किस व्यापारिक संस्था की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो ये बेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इन दोनों ही कंपनियों की स्थापना कब की गई थी? 1602 में की गई थी। जो बेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी है, ये एक कंपनी थी, और ये जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड है, ये कई कंपनियों का समूह था, लेकिन इन दोनों की ही स्थापना कब हुई थी? तो उपरोक्त दोनों की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। बोथ ऑफ द एबव राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डचों ने बैटेविया की स्थापना कब की थी? तो डचों ने बैटेविया नगर की स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा, तो ये स्थापना की गई थी 1619 में। कहाँ पर की गई थी? तो ये जकार्ता जो द्वीप है, जकार्ता द्वीप पर ही इस बैटेविया नगर की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए 1690 में बैटेविया सिटी की स्थापना की गई थी, याद रखिए।
गुस्तावुस पोर्ट के नाम से जाना जाने वाला किला कहाँ पर स्थापित है? गुस्तावुस के नाम से जाना जाने वाला किला जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। ये किया गया था कहाँ पर? चिंसुरा में। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसकी जो स्थापना की गई थी वो चिंसुरा में की गई थी, याद रखिएगा। और बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पीपली में। कब? यहाँ पर पीपली में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये आपको अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा 1627 में की गई थी। ठीक है। और अगर हम चिंसुरा की बात करें तो चिंसुरा में 1653 में हुगली के निकट में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की थी। कब? 1653 में। ठीक है, याद रखिएगा। 1664 में डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? किसने दिया था? औरंगजेब ने। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 1664 में औरंगजेब ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार में डचों को व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डच व्यापार करते थे। डच किस चीज़ का व्यापार करते थे ये आपको बताना है। तो डच मसाले का व्यापार, नील का व्यापार, अफीम का व्यापार नहीं बल्कि कपड़ों का व्यापार करते थे। ठीक है, और ये भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल इत्यादि का व्यापार करते थे। लेकिन ये मसाले का व्यापार नहीं करते थे। बाकी नील का, अफीम का और कपड़ों का व्यापार करते थे। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? डचों को पराजित किया था। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। इस पराजय से भारत में डच की शक्ति भी समाप्त हो गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए डच सही हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेजी जहाज था वो हेक्टर था। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ स्थापित की थी? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेजों से जहांगीर की थोड़ी बात बिगड़ गई तो उन्होंने क्या किया, इस फैक्ट्री को बनने में प्रतिबंध लगा दिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि 1611 में, यहाँ पे सूरत नहीं होगा, यहाँ पर होगा मसूलीपट्टनम, है ना। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री का निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये वाली जो फैक्ट्री थी 1608 में जो सूरत में फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया था, उस पर जब जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया तो 1611 में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री का अंग्रेजों ने निर्माण करना शुरू कर दिया और वो 1611 में बन के तैयार हो गई। इसके बाद में जहांगीर अंग्रेजों से किसी बात से खुश हो गया और उसने 1613 इस कंपनी को बनने का आदेश दे दिया, जो कि 1613 में बनकर तैयार हो गई। ठीक है, तो अगर सबसे पहले काम कहाँ स्टार्ट हुआ तो सूरत में हुआ, लेकिन सबसे पहले फैक्ट्री बनकर कौन सी तैयार हुई तो वो 1611 में फैक्ट्री बनके तैयार हुई थी, याद रखिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई थी ये आपको बताना है। तो ये की गई थी 1639 ईस्वी में। विकल्प बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे की गई थी? तो यहाँ पर जो फ्रांसिस डे था, जो व्यापारिक गवर्नर था, उसने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया था कि ये जगह लीज पे ली थी, पट्टे पर ली थी। ठीक है, और यहाँ पर उसने किलाबंदी करके कोठी का निर्माण करवाया और उसे सेंट जॉर्ज नाम दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1639। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, मैड्रिड की संधि किस वर्ष हुई थी? मैड्रिड की संधि किस वर्ष हुई थी? 1630 ईस्वी में हुई थी। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन ए 1630 राइट आंसर। डेनिस भारत कब आए थे? डेनिस भारत में कब आए थे ये आपको बताना है। तो ये 1616 ईस्वी में भारत आए थे। विकल्प ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कब की? तो 1620 में ट्रांकेबोर, तंजौर का ये एक जिला है ट्रांकेबोर, वहां पर स्थापित की। और 1676 में सीरमपुर या इसे ही सेरामपुर भी कहते हैं, सेरामपुर में की थी। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे और इस हिसाब से विकल्प सी उपरोक्त तो दोनों यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना कब की गई? कब की गई ये आपको बताना है। 1664 ईस्वी में की गई थी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 1664 राइट आंसर। 1690-92 में फ्रांसीसियों ने कहां पर अपनी कोठी बनाई थी? 1690-92 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी कोठी बनाई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था? किस स्थान पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था? तो 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार समुद्र तट और 1739 में कारिकल, इन तीनों स्थानों पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, ऑल ऑफ द एवं राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास इतनी है। इसी से संबंधित यहीं से कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम पे आपको वो क्लास मिल जाए। ये क्लास लंबी ना हो इसलिए इसको कट कर दिया गया है। कल हम आपको इसी के आगे की क्लास पढ़ाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।